हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 120 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 121 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। परीक्षा नजदीक है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 121। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न है, इंग्लिश के दोस्तों 15 प्रश्न है, जीके के दोस्तों 70 प्रश्न है। 70 प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है। इसी आधार पर अपना ये मॉडल पेपर है, और 15 प्रश्न है वो दोस्तों गणित से संबंधित होंगे। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान का भूगोल 20 प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भूगोल से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? भीम सागर परियोजना है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये झालावाड़ जिले में है। कहां पर है? झालावाड़ जिले में, परवन नदी पर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। झालावाड़ जिले में है, परवन नदी पर भीम सागर परियोजना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि दर दर्ज की गई है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, वो थी दोस्तों वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार था वो, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 2002 में की गई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है। कितना है? 928। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जवाई बांध किस जिले में है? जवाई बांध है वो कौन से जिले में है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये दोस्तों पाली में है। कहां पर है? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित में दोस्तों देखिए तारागढ़, सज्जनगढ़, देलवाड़ा, शेर, ठीक है। तो दोस्तों ये आरोही क्रम है। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 873 मीटर है, ठीक है। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 938 मीटर है, ठीक है। देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1442 है, ठीक है। और शेर की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1597 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, पंचभद्रा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया? पंचभद्रा स्थित रिफाइनरी का जो उद्घाटन है वो दोस्तों कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018 को दोस्तों ये उद्घाटन है वो किया गया था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें एचपीसीएल का दोस्तों 74% और राजस्थान सरकार का दोस्तों इसमें 26% की भागीदारी है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक किस झील से प्राप्त होता है? सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक है वो दोस्तों पंचभद्रा झील से प्राप्त होता है, पंचभद्रा झील से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है तो वो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांसवाड़ा। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है दोस्तों बांसवाड़ा में है कितना? 934 है। ठीक है, और न्यूनतम यानी कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? झुंझुनू। कितना है दोस्तों? 837। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटन नागौर में। गोटन नागौर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोटन नागौर में है सफेद सीमेंट का कारखाना। 11 नंबर का प्रश्न है, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? लू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लू। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उदयपुर जिले में है दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर जिले में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर जिले में। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओरई परियोजना किस जिले में स्थित है? ओरई परियोजना है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चित्तौड़गढ़ जिले में है दोस्तों ये ओरई परियोजना। यहाँ पर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, ये तो सभी को पता होगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो दोस्तों 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाकी की दोस्तों 4850 है वो अंतरराज्यीय सीमा है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? बताइए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो उद्गम है वो दोस्तों नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है दोस्तों ये। ठीक है, अरावली से नहीं निकलती। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी को पता होगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 200 व्यक्ति ये है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों खादरा गांव पाली में। खादरा गांव पाली में 7 रंगों का मार्बल है वो निकलता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गड़दड़ा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? गड़दड़ा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये बूंदी जिले में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी जिले में है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए चंबल, दोस्तों चंबल की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों चंबल की जो सहायक नदी है वो पार्वती है, बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल सही है। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी मेज, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बनास की सहायक नदी बेडच, कोठारी, खारी, मेनाल, ये है दोस्तों बनास की सहायक नदी। ये जो मेज है ये चंबल नदी की सहायक है, तो यहाँ पर ये युग्म सुमेलित नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। मावठ वर्षा किनसे होती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से दोस्तों ये भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठते हैं, ठीक है, वो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से दोस्तों भारत में पहुंचते हैं और पश्चिमी तौर भारत है और राजस्थान में दोस्तों शीत ऋतु में ये वर्षा करते हैं जिसे मावठ कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी थी। कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा। दौसा है ये कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी थी। सी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी जाति से संदर्भित किया? बताइए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी जाति से संदर्भित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पुस्तक थी वी.ए. स्मिथ की। वी.ए. स्मिथ की ये पुस्तक थी, ठीक है। इसमें राजपूतों को हूणों की संतान बताया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों कौन? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, क्या नाम था? गोविंदराज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी है वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर हेमू कालानी। हेमू कालानी है ये दोस्तों चूरू जिले के सरदार शहर का निवासी था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेमू कालानी। 25 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? मेवाड़ शासक बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था दोस्तों कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का मसीहा या बावजी किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा या बावजी है वो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा या बावजी है वो दोस्तों कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। किसका? मोतीलाल तेजावत जी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख दिया था? किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो उनका नाम है दोस्तों जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी परंतु ये कभी गिरफ्तार नहीं हुए, ठीक है, और फरार हो गए थे, ठीक है। और इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और अमरदास वैरागी रख लिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। किसे? जोरावर सिंह बारठ को। ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भांडू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? दोस्तों सॉरी, भाब्रू है, भांडू नहीं, ठीक है, भाब्रू। भाब्रू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये खोजा गया था दोस्तों कैप्टन बट के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन बट के द्वारा ये खोजा गया था। ये भाब्रू शिलालेख कहां पर है? तो दोस्तों ये बैराट जयपुर से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, आदिवराह व प्रभास जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? आदिवराह व प्रभास जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो दोस्तों मीरभोज प्रथम ने ये उपाधियां धारण की थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनगढ़। मोहनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहनगढ़ राजस्थानी नहीं भारत का भी दोस्तों ये अंतिम दुर्ग है, जिसका निर्माण है वो जैसलमेर के मारावाल जवाहर सिंह ने करवाया था।
यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, कथन ए और कथन बी दे रखा है। यहाँ पर देखिए, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख है आईने अकबरी में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मारवाड़ी शब्द के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अबुल फजल के आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो भाषा के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में दोस्तों 1912 में एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और ये पुस्तक थी दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन ए है वो केवल सत्य है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज प्रसिद्ध है। दोस्तों कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बूंदी की प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो बागौर की हवेली में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बागौर की हवेली में। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है? 42 नियम किसमें है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है, चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो दोस्तों 42 नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेप सागर झील के किनारे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किराड़ू मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए, पहला कथन, द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नाकोड़ा गांव नहीं, ये हाथमा गांव बाड़मेर में है। कहां पर है दोस्तों, ये हाथमा गांव। ठीक है, किराड़ू मंदिर है ये हाथमा गांव बाड़मेर में है, नाकोड़ा में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है, बिल्कुल सही बात है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों ये किराड़ू मंदिर। ठीक है, और इसे किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि कथन है सत्य है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवी का गीत सबसे लंबा है? किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीण माता को दोस्तों जयंती देवी और ब्राह्मणी देवी के उपनामों से भी जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय संगीत। दोस्तों देखिए, शास्त्रीय संगीत है वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित कौन है? तो दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी है, वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शहनाई वादक कौन है? दोस्तों शहनाई वादक है वो कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये दोस्तों शहनाई वादक है। तबला वादक कौन है? तो दोस्तों तबला वादक है वो देखिए यहाँ पे उस्ताद दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया। और दोस्तों यहाँ पे
उस्ताद जाकिर हुसैन। देखिए तबला वादक है जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। अब दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है सरदार सोन सिंह समिति। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 की गई थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए 1967 के अंदर राजस्थान विधानसभा की संख्या है वो बढ़ाकर 184 की गई थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन कौन सा कथन है वो सही है। 2 कथन दे रखे हैं। देखिए यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ है तो हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता हो या न्यायालय द्वारा उसे कारावास की सजा सुना दी गई हो, तब दोस्तों उसके अध्यक्ष और सदस्यों को है वो हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को बताना था कौन सा कथन सत्य है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव है। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव है वो कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निरंजन कुमार आर्य। निरंजन कुमार आर्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। अपन ने पहले राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़े थे और अब अपन दोस्तों भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? विधान परिषद की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों देखिए विधान परिषद की जो अध्यक्षता है वो विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सभापति का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 220 में ये प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो दोस्तों लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या है? असत्य कथन है। दोस्तों एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम था विजय बहुगुणा, ठीक है, वो दोस्तों राज्य के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और भी हैं दोस्तों, कई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का कथन है वो क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, लोकपाल व लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा पेश किया गया?
लोकपाल व लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा पेश किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर एम एल सिंघवी के द्वारा ये पेश किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य सूचना आयोग वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? तो दोस्तों ये करता है राज्यपाल को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये उल्लेखित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 51 से 55 तक। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ठोसों का द्रव में पिघलना, ठीक है, यानी कि बर्फ का पानी बनना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का जो किण्वन है वो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं दोस्तों। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, घंटिया और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, घंटिया और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों तन्यता का, तन्यता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धातुओं की तन्यता का उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा दोस्तों, उसका रंग होगा दोस्तों काला। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जल की कमी के कारण होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 56 से 60 तक। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है? बताइए आदि महोत्सव 2024 का जो शुभारंभ है वो दोस्तों कहां से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों जयपुर से किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया जाएगा? कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई है? बताइए पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की स्थापना की घोषणा है वो की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रावधान का अनुमोदन किया गया, इसका कार्यकाल क्या होगा? पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, इसका कार्यकाल क्या होगा? दोस्तों इसका कार्यकाल है वो क्या होगा? इसका कार्यकाल होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है,
12 दिसंबर 2024 को कहां पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया? बताइए। 12 दिसंबर 2024 को कहां पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये जयपुर में किया गया दोस्तों। इसका आयोजन स्थल कौन सा था? जयपुर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर से संबंधित भाग 7 है, ठीक है। और इसमें भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं दोस्तों। इसमें देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 7 मई को किस उद्देश्य से देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया गया है? बताइए किस उद्देश्य से दोस्तों 7 मई को किस उद्देश्य से देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आतंकी हमलों या युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। सिविल डिफेंस के लिए ये आयोजित किया गया है और ये दोस्तों देश भर में एक साथ होगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक फायर की गई मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक फायर की गई मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के विरुद्ध नौसेना की क्षमता बढ़ाना। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, बाबा शिवानंद को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? बताइए, बाबा शिवानंद को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2022 में। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। 10 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मैड्रिड ओपन 2025 की महिला विजेता कौन बनी है? मैड्रिड ओपन है, बताइए मैड्रिड ओपन 2025 की महिला विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरिना दोस्तों एरिना सबालेंका। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बिहार में। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर, ठीक है। इसमें देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य तो दोस्तों वो है डेटा को उपयोगी बनाना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए मॉनिटर दोस्तों ये क्या है? तो ये एलईडी है। क्या है? एलईडी है। माउस है, ये क्या है? तो माउस दोस्तों ये ऑप्टिकल है, माउस ऑप्टिकल है। प्रिंटर क्या है? तो दोस्तों प्रिंटर लेजर, ठीक है। और कीबोर्ड है वो क्या है? तो ये क्वार्टी, QWERTY, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम और दोस्तों केस है। रैम और केस है ये मेमोरी, ये दोनों वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न एसक्यूएल है। एसक्यूएल क्या है? तो दोस्तों एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोस्तों डाटाबेस लैंग्वेज है, डाटाबेस लैंग्वेज है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
बैंकिंग में ईसीएस क्या है? बैंकिंग में ईसीएस क्या है? तो दोस्तों ईसीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये 70 प्रश्न तो अपन ने जीके से संबंधित है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपन दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको सुबह एक मॉडल पेपर मिलेगा चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का, तो आप रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चतुर्श्रेणी के नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर देखें, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और दोस्तों आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी टॉपिक सर्च करो तो साथ में आराध्या रेस एकेडमी जरूर लिखें उस टॉपिक के साथ में। जैसे कि राजस्थान के लोक देवता आप सर्च कर रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित प्रश्न आप सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों साथ में राजस्थान के लोक देवता आराध्या रेस एकेडमी जरूर लिखें, ताकि दोस्तों उस टॉपिक से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे हमारे। दोस्तों देखिए भाग 9 के अंदर अपन हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 71 नंबर प्रश्न देखिए, आप आजकल कहाँ रहते हैं? रेखांकित में सर्वनाम है। अब सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए आप, ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है दोस्तों, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। आप, तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए व्योम है, फलक है, अब्र है, लेकिन विभु नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विभु। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, पश्म, चिक्कुर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों बताइए, पश्म, चिक्कुर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये केस के पर्यायवाची शब्द है, केस के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केस के। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? विलोम शब्द अशुद्ध किसमें है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों यथेष्ट, कम, यथेष्ट, कम, ठीक है, विलोम शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही बात है, मानवता, नृशंसता बिल्कुल सही है। यौवन वृद्ध, यौवन वृद्ध, तो दोस्तों यहाँ पर यौवन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वार्धक्य, ठीक है, वार्धक्य हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे युवा है, युवा का विलोम हो जाएगा दोस्तों वृद्ध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये अशुद्ध है। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? सर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा संहार, संहार, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संहार या नाश। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वामाचारी। क्या हो जाएगा? वामाचारी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वामाचारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शरणागत की रक्षा करने वाला। शरणागत की रक्षा करने वाला वो होता है दोस्तों प्रणतपाल। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है नैष्ठिक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नैष्ठिक।
आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समानार्थक शब्द का आशय है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज। निम्नलिखित में से किस समानार्थक शब्द का आशय है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें अन्वेक्षण। अन्वेक्षण, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संदीपनी और सम्यक ज्ञान, ये दोस्तों क्या है, शुद्ध शब्द है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है। विलोम युग्म अशुद्ध है, यहाँ पर देखिए हर्ष, वेदना, दोस्तों हर्ष का विलोम हो जाएगा शोक, क्या हो जाएगा, शोक या खेद, ठीक है। तो यहाँ पर वेदना है वो गलत दे रखा है, ए नंबर का ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही अशुद्ध है, ठीक है। बाकी इसमें अनुकूल, प्रतिकूल, ग्राह्य, त्याज्य, ऐहिक, पारलौकिक, ये बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, ए नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है। प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पर्यायवाची है किसका, तो ये विद्वान का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, इसमें देखिए निर्दय, ठीक है, निर्दय शब्द है वो दोस्तों क्या है, शुद्ध शब्द है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने। विदेशी उपसर्ग से शब्द कौन से बने, यहाँ पर देखिए बखूबी और नेक नाम, ठीक है। तो बखूबी और नेक नाम में दोस्तों विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवेश्वरीय का सही संधि विच्छेद है। नवेश्वरीय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों नव प्लस ऐश्वर्य, इसमें वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि का उदाहरण है। वर्दी संधि का उदाहरण दोस्तों किसमें है, यहाँ पर जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों वर्दी संधि है। तो टिकेत में तो है ही, ठीक है, और ये गंगे, इसमें भी डबल मात्रा है दोस्तों, एक मात्रा इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और महेश्वरी में भी दोस्तों डबल मात्रा है, एक एक मात्रा इसमें दे रखी है। तो यहाँ पर इन सभी के अंदर क्या है, वर्दी संधि है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों वित प्लस ऐषणा, इसमें भी दोस्तों वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें भी दोस्तों तय के ऊपर दो मात्रा आएगी, इसमें प्रश्न में एक मात्रा दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, तो वो है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, वो होता है दोस्तों अध्याहरण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस क्रमांक में दोस्तों, किस क्रमांक में IPSO फैक्टो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, इसका मतलब होता है स्वतः, क्या होता है, स्वतः। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, तो दोस्तों अपने स्थान का उल्लेख है वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। सी टू स्कूल एवरी डे, सी टू स्कूल एवरी डे, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा सी गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म, वही खालिस्तान भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही मी दैट ही वाज टायर्ड, ही मी दैट ही वाज टायर्ड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ही टोल्ड मी आएगा, ही टोल्ड मी, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वापस दोस्तों खालिस्तान भरना है, फिल इन द ब्लैंक विथ पैसिव वॉइस, खालिस्तान भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द केक बाय द बेकर, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें
दोस्तों इसमें आ जाएगा द केक वाज बेक्ड बाय द बेकर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द एक्टिव वॉइस। चूज द एक्टिव वॉइस, इसमें देखिए द मैच वाज वोन बाय ओवर टीम। द मैच वाज वोन बाय ओवर टीम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दोस्तों ओवर टीम वोन द मैच। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन विथ डायरेक्ट स्पीच। फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शी सेड आई एम लिविंग नाउ। शी सेड आई एम लिविंग नाउ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए आई एम लिविंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो है शी सेड दैट शी वाज लिविंग देन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर देखिए ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी। ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर हिम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव, इसमें देखिए इजंट इट ए ग्रेट आइडिया। इजंट इट ए ग्रेट आइडिया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इट इज ए ग्रेट आइडिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए चेंज टू नेगेटिव। चेंज टू नेगेटिव, इसमें देखिए ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ही डजंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव बनाना था, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमिनर। इसमें देखिए चाइल्ड वाज गिवन ए टॉय। चाइल्ड वाज गिवन ए टॉय, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इच चाइल्ड आएगा इसमें, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए वही आर्टिकल खालिस्तान में भरना है। ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा ताजमहल के आगे? तो दोस्तों इसमें ताजमहल के आगे द ताजमहल आएगा। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आगे देखिए फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड क्वेश्चन। बताइए कौन सा क्वेश्चन मार्क है वो इसमें सही लगा हुआ है या कौन से कोमा वगैरह सही लगे हुए हैं वो अपने को बताना है दोस्तों। इसमें देखिए व्हाट टाइम इज इट, तो ये अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विच सेंटेंस यूज द प्रीपोजिशन करेक्टली। बताइए किसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो बिल्कुल सही किया गया है। यहाँ पर देखिए आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए विच इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें देखिए दे आर ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वे खाना खा रहे हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए हिंदी अर्थ बताना है। बजट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बजट का हिंदी अर्थ हो जाएगा बजट ही होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर के कपड़ों की लंबाई को पूर्णतः नाप सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है 30 मीटर, ठीक है, एक दे रखा है दोस्तों 5 मीटर और 10 सेमी, और एक दे रखा है 12 मीटर और 90 सेमी के कपड़ों की लंबाई को पूर्णतः नाप सके, ठीक है। दोस्तों इसका अपने को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे 3 मीटर को अपन 300 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर को दोस्तों अपन 510 है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर को अपन 1290 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें 10 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार गया? ये 30 बार गया, ये 51 बार गया, और ये कितनी बार गया दोस्तों? ये 129 बार गया, ठीक है। अब दोस्तों अपन इसमें किसका भाग देंगे? तो इसमें देखिए 30 3 का देंगे, ठीक है। ये 10 बार गया, ये दोस्तों 17 बार गया, और ये दोस्तों 43 बार गया,
ठीक है। अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा 30। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि 23 6 y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है, तो y का मान है वो कितना होगा। तो y का मान है वो दोस्तों कितना होगा। दोस्तों अब इसमें देखिए, यहाँ पर अपन 30 बराबर देखिए 23 प्लस 26 प्लस y प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7, ठीक है। ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बटे में दोस्तों कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बटे अपन को क्या करना है 5 करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 30 इंटू 5 कितने हो गए 150। तो 150 बराबर दोस्तों 23 और 26 कितने होते हैं 39, और 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी 23 और 26 कितने होते हैं 49, तो यहाँ पे 49 प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 7 कितने होते हैं 11। तो यहाँ पर 11 प्लस वाई कितने हैं 3y, तो यहाँ पर 3y, ठीक है। बस इसी को सोल्व करना है अपने को। तो यहाँ पर 11 और 49 कितने होते हैं 60, 150 में से 60 गए तो दोस्तों कितने बचे 90। तो यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा 90, तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 में 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 30। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी तथा उसे 80 रुपए कम में बेच दी, यानी कि 420 रुपए में उसको क्या कर दी बेच दी। तो बताइए कि साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। दोस्तों 420 रुपए में बेचा है और हानि है वो कितने रुपए की हुई, तो यहाँ पे 80 बटे 500 इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर ये इसको 0 से 0 कट गया, 80 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 16%। तो इसमें 16% की हानि हुई और 420 रुपए में उसको बेची है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। भाई बताइए दोस्तों, 100 ग्राम का वो क्या कर रहा है लाभ कर रहा है, कितने पे 900 ग्राम पे। तो यहाँ पर इंटू 100, बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 100 में आप 9 का भाग दे लीजिए, 100 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6000 है, जिसमें से 2400 महिलाएं हैं, पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर देखिए 6000 में से 2400 महिलाएं, तो पुरुष कितने हो गए, तो दोस्तों पुरुष हो गए 3600, ठीक है। अब ये प्रतिशत कितने हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों 3600 बटे 6000 इंटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गए, 360 में आप 6 का भाग दे लीजिए, ठीक है दोस्तों। 360 में आपको क्या करना है 6 का भाग देना है। तो दोस्तों 6 छंगा 36, ठीक है, यानी कि 60। तो यहाँ पे 60% जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक है। ये ए, ये बी और ये सी। इसमें देखिए ए है वो बी से 20% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 है तो 120 है ए, ठीक है। तथा बी सी से 30% कम है, बी है वो सी से 30% कम है। तो दोस्तों अभी ये देखिए, ये 70% है, तो इसका 100 यानी कि कितना होगा, बी सी से 30% कम है, तो दोस्तों ये कितना होगा। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो फिर पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट देखिए दोस्तों, ए का मान, यदि ए का मान 210 है, ये देखिए वापस देखिए, ए बी और ये सी, ए का मान कितना है 210, ठीक है।
तो बी का मान कितना होगा, क्योंकि बी है वो ए से 20% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है दोस्तों, ये इसका आपको क्या करना है, इसको 210 इंटू इंटू 100 बटे 120। ठीक है, बस इसको काटना है, इसको काटोगे तो दोस्तों बी आ जाएगा कितना, 175। ठीक है, और अब ये देखिए बी सी से 30% कम है, बी है वो सी से 30% कम है। तो यानी कि दोस्तों 175 इंटू 100 बटे 70 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 250। तो यहाँ पर सी का मान क्या है, तो सी का मान है 250। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3680 पर 4% साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, बताइए। अब इसमें दोस्तों मूलधन आपको दे रखा है, दर आपको दे रखा है, समय आपको दे रखी है। तो दोस्तों वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर है दोस्तों 3680 इंटू 4 इंटू 2.5 बटे 100, बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 4 इंटू 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे 3680 इंटू 10 बटे 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना, 368। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि वर्ष के अंत में कुल प्राप्त धन 4860 हो तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब इसमें देखिए, अब आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। देखिए 20% ब्याज दर दे रखी है, यानी कि ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन उठा लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3000 ऑप्शन है वो उठा लिया। ठीक है, 3000 मैंने यहाँ पे ऑप्शन है वो उठा लिया। ठीक है, अब इसका आप 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसका 20% हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, अब इसमें 600 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 3600, और 3600 का 20% कितना हो जाएगा, 720। तो यहाँ पे 600 और 720 कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 1320। अब 1320 3000 में जोड़ेंगे तो दोस्तों 4860 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो ये ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 3375 निकाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, 3375 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, तो ये 5 बार गया। ठीक है, ये 5 से कितनी बार गया दोस्तों, ये 6, फिर ये 7, फिर दोस्तों ये 5, यानी कि 675 बार गया, यानी कि एक साल का ब्याज है वो 675 आया। और दूसरे साल का आप जोड़ोगे तो दोस्तों इसमें टोटल है वो 4860 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3375। आगे देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है। ठीक है, x y और ये z, तो यहाँ पर इसका अनुपात दे रखा है 3:1 है, और y और z का दे रखा है दोस्तों 3:4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x और z का मान है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। x और z का मान है वो दोस्तों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3, इसका तो 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों ये 3 इंटू 3 यानी कि 9, और इसका हो जाएगा दोस्तों ठीक है, इसका पूछा है ए एक्स और जेड का पूछा है। ठीक है, एक्स और जेड का पूछा, तो यहाँ पे 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए 3:9:4 हो जाएगा, तो एक्स का अनुपात है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसको भी अपन 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9:4। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ए, बी तथा सी एक व्यापार पे क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए लगाकर निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको
कुल लाभ का क्रमशः 14% तथा 13% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपए प्राप्त हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि लाभ की कुल राशि क्या थी। तो लाभ की कुल राशि है वो क्या थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 24,000, 32,000 और 18,000 का अपन क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपात निकाल के दोस्तों इसको अपन देखिए, उनको कुल लाभ का क्रमशः 14% और 13% प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि सी को कुल लाभ 65,700 प्राप्त हुआ है तो कुल लाभ की राशि है वो ज्ञात करनी है। कुल लाभ की राशि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अनुपातों के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3,70,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 116 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी छोड़ कर चला जाता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी है वो उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों का दोस्तों अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो यहाँ पर 15 चौके 60, यहाँ पे 4 बी, और ये हो जाएगा दोस्तों 60 में कितनी बार गया? 3 बार। तो यहाँ पे 3A और 4B आ गया। ठीक है, अनुपातों का योग आ गया 3:4। तो यहाँ पर कितना हो गया? 7। टोटल कितना हो गया? 7 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 7 इंटू टी प्लस 3 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60। बस यहाँ पे दोस्तों 7 इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाएगा? 42 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? दोस्तों सीधा सा है 72 इंटू 5/18। ठीक है, तो दोस्तों इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 चौके 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 15 इंटू 20 कर लीजिए, 300 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 118 से 120 तक निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली संपूर्ण निधि 500 लाख रुपए के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्कूल को एनजीओएस और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच कितना अंतर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एनजीओ के अंदर दोस्तों 15 और आंतरिक स्रोत के अंदर दोस्तों 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें, और एनजीओ और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच अंतर, दोस्तों अंतर देखिए, इसमें तो 15% है और इसमें 5% है। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो दोस्तों देखिए, 500 का 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 75, और 500 का 5% कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे दोस्तों 75 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा? 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि स्कूल ने अपने रख रखाव का प्रबंध केवल सरकारी एजेंसियों से मिली निधि से कर लिया है, तो सरकारी एजेंसियों में कितना है? 45%। जो सरकारी एजेंसियों से मिली निधि में से कितनी राशि दूसरे प्रयोग के लिए बची रहेगी, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें स्कूल ने अपने रखरखाव का प्रबंधन केवल सरकारी एजेंसियों से मिली, तो यहाँ पर स्कूल का रखरखाव है कितना है? 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सा है, इसका तो 500 का तो आप 45% निकाल लीजिए। ठीक है, 500 का 45% और 500 का ही दोस्तों आपको 20% निकालना है। ठीक है, और फिर माइनस कर देना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 125 लाख रुपए, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, यदि छात्रवृत्ति दान में मिली निधि में से दी जानी हो तो इस प्रयोजन के लिए दान से मिली निधि का लगभग कितने प्रतिशत प्रयोग होगा? बताइए। यदि छात्रवृत्ति दान में मिली निधि से दी जानी हो तो अब देखिए, दान में कितना है? 35% है, ठीक है, और छात्रवृत्ति कितना है? 15% है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों 15/35, 15/35 इंटू 100 कर लीजिए। 5 से ये 7 बार कटा, ये 3 बार कटा, तो दोस्तों 300 में 7 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 43। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।